और उस हैवान की गर्दन इतनी मजबूत कि फांसी के तख्ते पर लटकने के बावजूद भी वो करीब 2 घंटे तक जिंदा रहा और तब तक नहीं मरा जब तक किसी ऑफिसर ने जाके उसके पाँव खींच के उसकी गर्दन नहीं तोड़ दी। हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट हो रहे थे और प्रोटेस्ट की एक ही आवाज़ थी, फांसी। ये केस हर एक जेलर की ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर किसी को फांसी हो और वो नहीं मरा तब आप क्या करेंगे? Let's learn more about today's case. So welcome back to the show, that is the Crimson Moon, and you're watching The case study of Ranga and Billa. 28 अगस्त 1998 शनिवार का दिन था और उस दिन दिल्ली में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दिल्ली के धौला कुआं के ऑफिसर्स मेस में रहने वाले मिस्टर मदन मोहन चोपड़ा, जो कि इंडियन नेवी के कैप्टन रैंक पे थे, वो रेडियो के सामने बेसब्री से अपनी बेटी की आवाज़ सुनने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उस दिन उनके बेटी का एक प्रोग्राम आने वाला था, युवा वाणी, जो कि ऑल इंडिया रेडियो पे लाइव जाने वाला था। मिस्टर मदन मोहन चोपड़ा के 2 बच्चे थे। पहली गीता चोपड़ा, जो कि उस समय 17 साल की थी, और दूसरी संजय चोपड़ा, जो कि उस समय 14 साल का था। गीता चोपड़ा जीसस एंड मैरी स्कूल में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी और संजय चोपड़ा एक 10th क्लास का स्टूडेंट था। गीता पढ़ाई में तो अच्छी थी ही, लेकिन साथ ही साथ वो म्यूज़िक में भी काफ़ी अच्छी थी। वो स्कूल के हर प्रोग्राम में गाया करती और जिसमें भी गाया करती उसमें अव्वल आया करती। इसी को देखते हुए उसके स्कूल वालों ने गीता का नाम युवा वाणी के लिए दिया। युवा वाणी एक शो आया करता ऑल इंडिया रेडियो पे, जो युवाओं को म्यूज़िक की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए था। इस शो के लिए गीता को ऑल इंडिया रेडियो पहुंचना था करीब 7 बजे और यह शो लाइव होने वाला था करीब 8 बजे तक। घड़ी में 8 बजते हैं और मिस्टर मदन मोहन चोपड़ा बेसब्री से अपनी बेटी की आवाज़ सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब ये शो शुरू हुआ और जो आवाज़ आई वो उनकी बेटी की नहीं थी। कैप्टन चोपड़ा को लगा शायद उन्होंने फ्रीक्वेंसी किसी और नंबर पे सेट की हो या वो किसी और चैनल पे शो देख रहे हों। बार बार शो बदला भी गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि युवा वाणी सिर्फ एक ही चैनल पे आ रहा था जिस पे वो पहले देख रहे थे। फिर कैप्टन चोपड़ा को लगा कि शायद शो कैंसिल हो गया हो या पोस्टपोन हो गया हो, लेकिन सच क्या था कि तो सिर्फ बच्चे ही बता सकते थे। अब कैप्टन चोपड़ा को करीब 9 बजे अपने बच्चों को लेने के लिए ऑल इंडिया रेडियो पहुंचना था और वो ऐसा करते भी हैं, अपने स्कूटर उठाते हैं और ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पहुंचते हैं। वहाँ वो बाहर करीब 15-20 मिनट तक अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब वो बाहर नहीं आते तो वो जाके उसके ऑफिस के अंदर पूछते हैं कि गीता और संजय कहाँ हैं। लेकिन उन्हें यहाँ पता लगता है कि गीता और संजय कभी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पहुँचे ही नहीं। कैप्टन युवा वाणी के प्रोड्यूसर से बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम तो उनका इंतज़ार कब से कर रहे थे, लेकिन वो कभी आए ही नहीं, इसलिए हमें किसी और बच्चे का प्रोग्राम लाइव करना पड़ा। कैप्टन अपने घर पे भी फ़ोन करते हैं कि क्या पता जब तक वो ऑफिस पहुँचे हों शायद बच्चे घर पहुँच गए हों, लेकिन घर पे भी उन्हें गीता और संजय का कोई खबर नहीं मिलती। कैप्टन अपने सारे रिश्तेदारों से, दोस्तों से गीता और संजय के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ मिलती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद कैप्टन जाते हैं पुलिस के पास। पुलिस उनकी रिपोर्ट लिखती है और अपनी तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। पूरा 28 की रात बीत जाती है, 29 की रात बीत जाती है और 30 की भी। करीब 2 दिन बाद यानी कि 30 अगस्त 1998 को ब्रिज रोड के पास कुछ लोगों को कुछ कपड़े पड़े हुए मिलते हैं एंड जब वो आगे जाके देखते हैं तो उन्हें मिलती हैं 2 लाशें। अब पुलिस को जब भी कोई अनआइडेंटिफाइड लाश मिलती है तो पुलिस अपने सारे मिसिंग रिपोर्ट चेक करती है और उन मिसिंग रिपोर्ट्स में से जो एज उस लाश से मैच कर रही होती है या आसपास होती है उन्हें आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और इस केस में बुलाया गया कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा को। कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा लाश के पास जाते हैं और जब वो मुड़ के वापस उन पुलिस ऑफिसर को देखते हैं तो उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि ये लाश गीता और संजय की ही है। गीता की बॉडी पे करीब 21 बार 3 इंच लंबी कृपान से वार किया गया था और संजय की बॉडी पे करीब 14 बार। अब 2 दिन बीत चुके थे। 2 दिन तक कोई भी लीड नहीं मिली इस केस में, किसने कत्ल किया, किसने रेप किया, कोई आइडिया नहीं था। इसके बाद कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा मीडिया का सहारा लेते हैं और वो मीडिया को अपने बच्चों की फ़ोटो देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये कहानी देश के सामने आनी चाहिए। अब मीडिया जब इन बच्चों की तस्वीरें छापती है तो उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। 2 लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने इन बच्चों को 28 अगस्त की शाम को एक गाड़ी में चीखते चिल्लाते हुए जाते हुए देखा था, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी और वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। उन्होंने इसके बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, 100 नंबर पे फ़ोन लगाया और गाड़ी का नंबर भी लिखवाया जो कि था HKR 5930।
लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गलती होती है। गाड़ी का नंबर जो पुलिस वाले ने लिखा वो लिखा MKR9530। इस छोटी सी गलती की वजह से पुलिस एक ऐसी गाड़ी ट्रैक कर रही थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिन लोगों ने पुलिस को ये खबर दी कि हमने उन बच्चों को उस गाड़ी में जाते हुए देखा है, उन्होंने उसे ये भी बताया कि उन्हें उन हैवानों की शक्ल अच्छे से याद है जो उन्हें किडनैप करके ले जा रहे थे। अब स्केच आर्टिस्ट बुलाया गया, स्केच बनवाया गया, वो स्केच न्यूज़पेपर में दिया गया और उस पर इनाम भी रखा गया। अब ये केस एक प्राइम हेडलाइन बन चुका था, क्योंकि आप कोई भी ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें 2 बच्चों को बेरहमी से चाकू से मारा गया, एक का रेप किया गया और उन्हें सड़क पे फेंक दिया गया, तो जाहिर सी बात है आपके मन में गुस्सा आएगा। और जनता के इसी गुस्से को देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट लिया। उन्होंने पुलिस को ये डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और गीता और संजय के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब इस केस में PM इन्वॉल्व हो चुके थे। पुलिस हर जगह छापे मारती है, अलग अलग जगह पूछताछ करती है, लेकिन कोई लीड हाथ नहीं लगती। अगले 10 दिन तक ये केस एकदम वैसा का वैसा पड़ा रहता है। अब इस केस में एक टर्न आता है 8 सितंबर 1998 को। उस दिन आगरा स्टेशन से कालका मेल ट्रेन एक्सप्रेस में 2 लोग चढ़ते हैं मिलिट्री कंपार्टमेंट में। उस टाइम पे एक ट्रेन में कुछ डिब्बे रिजर्व हुआ करते सिर्फ मिलिट्री वालों के लिए। अब जब ये 2 लोग चढ़ते हैं उस मिलिट्री कंपार्टमेंट में, उसी वक्त ट्रेन आगरा स्टेशन से छूट जाती है। अब अंदर बैठे ऑफिसर्स उनसे ये पूछते हैं कि आप मिलिट्री वाले तो हो नहीं, तो आप इस डिब्बे में चढ़े कैसे? तो इसमें से जो एक आदमी होता है वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। वो उनको बोलता है कि हाँ, मैं मिलिट्री वाला ही हूँ, हू द हेल आर यू टू आस्क मी दिस। इसके जवाब में ऑफिसर्स उनसे बहुत कामली उनसे पूछते हैं कि अगर आप मिलिट्री वाले हो तो आप अपना आई कार्ड दिखा दो। और इसी बात पे वो दोनों लोग मिलिट्री वालों से लड़ने लगते हैं। लेकिन इस लड़ाई के बीच में एक ऑफिसर जो पास ही बैठा हुआ एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वो उठता है और अपने साथी को बोलता है कि ये वही 2 लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में वो कांड किया है। और वो न्यूज़पेपर खोल के एक तस्वीर दिखाता है जो हूबहू उनकी शक्ल से मैच कर रही थी। वो रंगा और बिल्ला ही थे। और इसी बात पे सारे ऑफिसर्स उन 2 लोगों को हिरासत में लेते हैं और अगले स्टेशन आने पर उनको पुलिस को सौंप देते हैं। आगरा पुलिस से ये दोनों ट्रांसफ़र किए जाते हैं दिल्ली पुलिस की जेल में। अब दिल्ली पुलिस इनसे बहुत सख्ती से पूछताछ करती है और तब खुलते हैं इस केस के असली पत्ते। गीता और संजय 26 अगस्त की शाम 6:15 पर अपने घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद वो किसी से लिफ्ट मांगते हैं। अब क्योंकि वहाँ पे बहुत जानने वाले रहा करते गीता और संजय के, तो उन्हें लिफ्ट मिल भी जाती है। वो धौला कुआं से गोल डाक खाना पहुँचते हैं। गोल डाक खाना पहुँचने के बाद वो किसी ऑटो का वेट कर ही रहे थे, लेकिन एक मस्टर्ड कलर की फिएट गाड़ी वहाँ पे आती है जिनसे वो वापस लिफ्ट मांगते हैं। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस मस्टर्ड कलर की फिएट गाड़ी में थे रंगा और बिल्ला। रंगा और बिल्ला करीब सुबह से उसी रोड पे बार बार चक्कर काट रहे थे, इस ताक में कि उन्हें कोई कपल मिले और उन कपल को वो किडनैप करें और उनके पास जो भी हो वो चुरा लें। अगर ये केस काम नहीं करता तो वो उस कपल के घर जाते और घर पे जो भी कीमती सामान होता वो ले आते। लेकिन इसी बीच उन्हें दिखते हैं गीता और संजय लिफ्ट मांगते हुए। एंड उस टाइम पे गीता और संजय ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने थे एंड उसे देख के ये लग रहा था कि वो काफ़ी अमीर घर के बच्चे हैं। रंगा और बिल्ला उसी दिन मुंबई से दिल्ली आए थे और दिल्ली आते ही उन्होंने एक मस्टर्ड कलर की फिएट गाड़ी चुराई। रंगा गाड़ी चलाने में शातिर था और बिल्ला नंबर प्लेट्स बनाने में। अब जब रंगा और बिल्ला ने गीता और संजय को लिफ्ट दिया और लिफ्ट देने के कुछ ही देर बाद वो ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन के रास्ते से मुड़ गए। और ये मुड़ते हुए गीता ने नोटिस किया, क्योंकि गीता बहुत बार ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन गई थी। बच्चों ने इस चीज़ का विरोध भी किया, लेकिन रंगा ने अपनी जेब से करीब 3 इंच लंबी कृपाल निकाली और उससे उन्हें डराना शुरू कर दिया। इसे देखते हुए गीता और संजय पूरी तरह डर गए, वो चिल्लाने लगे। अब इस चीज़ को होते हुए गोल्ड मार्केट में बहुत सारे लोगों ने देखा। उन बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन में मिलाया, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस ने नंबर प्लेट ही गलत लिखा था और उसके चलते वो करीब 2 दिन तक एक ऐसी गाड़ी ढूंढते रहे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बल्कि एक स्कूटर वाले ने ये देखते हुए गाड़ी के दरवाजे पर अपना हाथ मारा, लेकिन रंगा और बिल्ला ने ये सब देखा और गाड़ी बहुत तेज़ कर ली। अब शाम हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और इस अंधेरे में पुलिस की चेकिंग बढ़ जाती है। इसी वजह से रंगा और बिल्ला ने अपनी गाड़ी का रुख मोड़ा और इसे किया पालम एयरपोर्ट की तरफ।
अब पारम एयरपोर्ट जाने के लिए आपको एक रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है जिसका नाम है रिज रोड। रिज रोड काफ़ी सुनसान इलाका है, इसके दोनों तरफ जंगल है और इस पर बहुत ही कम लोग आया करते इस टाइम में स्पेशली। लेकिन जब रंगा इन बच्चों से बात करता है तो उसे पता लगता है कि ये एक नेवी कैप्टन के बच्चे हैं। सो ऑफकोर्स इनके पास इतना पैसा नहीं होगा जितना इन्हें चाहिए। तो रंगा बिल्ला से कहता है कि क्यों ना हम इनको यहीं उतार दें और कोई और शिकार ढूंढें। लेकिन बिल्ला एक कोर हार्टेड क्रिमिनल था। उसने सोचा कि अगर वो इसे उतार देंगे तो शायद वापस से ये पुलिस को इन्फॉर्म करें और उनके पीछे भी आएँ। लेकिन बिल्ला के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो इशारों ही इशारों में रंगा को कुछ बात कहता है और गाड़ी रिज रोड के साइड में लगाता है। अब ये बात जितनी सिंपल थी उतनी लग नहीं रही थी। रंगा संजय को उस गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे गाड़ी से करीब 100 मीटर दूर ले जाता है और वहाँ पे उस पे एक कृपान से वार करता है। अब रंगा ने संजय पे सिर्फ एक बार वार किया था और उतनी ही देर में बिल्ला वहाँ गाड़ी में गीता के साथ रेप करता है। और इसी दौरान गीता अपने आप को बचाने के लिए वो कृपान बिल्ला से छीनती है और उसके सर पे दे मारती है, जिससे बिल्ला को बहुत ही गहरी चोट आती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बिल्ला उसे ओवरपावर करता है और वो कृपान छीन लेता है एंड दोबारा उसका रेप करता है। इतनी देर में जो रंगा था जिसने अभी अभी संजय पे कातिलाना वार किया था वो वापस आता है, बिल्ला को चाकू थमाता है एंड बिल्ला जाके उस संजय पर दोबारा करीब 13 बार वार करता है। यानी कि अभी तक संजय की बॉडी पे 14 बार वार हो चुका था और इधर रंगा वापस से गीता का रेप करता है। अब गीता उस कार में बदहोश पड़ी हुई थी, लेकिन ऐसी हालत में भी वो उन कातिलों से अपने भाई के बारे में पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है। उतनी देर में बिल्ला बोलता है कि तुम्हारा भाई आगे ही है, चलो मिलवाते हैं। गीता अपने कपड़े पहनती है और गाड़ी से लंगड़ाते हुए बाहर निकलती है। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे दिखती है अपने भाई की लाश। अपने भाई की लाश देख के कुछ समझ पाती उससे पहले ही बिल्ला ने पीछे से उसकी गर्दन पे वार किया, उसी कृपान से जिस कृपान से उसने उसके भाई को मौत के घाट उतारा था। लेकिन यहाँ भी वो रुका नहीं, उसने उस 3 इंच लंबी कृपान से गीता का शरीर फाड़ के रख दिया। करीब 21 बार वार किया जब तक वो मर नहीं गई। अब कत्ल तो हो ही चुका था, इसीलिए रंगा और बिल्ला उन दोनों लाशों को उठाते हैं और पास ही बड़ी झाड़ियों में फेंक देते हैं, जैसे कि वो कोई रद्दी की बोरी हो। अब ये दोनों हैवान पुलिस की गिरफ्त में थे और सिर्फ शायद गीता और संजय की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो बहादुरी दिखाई, चीखा चिल्लाया, उनसे लड़े भी, एक बार वार भी किया, ये ऐसी छोटी सी उम्र में करना काफ़ी बड़ी बात है। अब रंगा और बिल्ला पर ट्रायल शुरू हुआ। जनता का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि इसको देखते हुए लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सिर्फ 1 साल में सुना दिया। लोअर कोर्ट का फांसी का फैसला भी चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस फांसी के फैसले को सही करार दिया। इस केस को दोबारा चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को एकदम बहाल रखा। इसके बाद एक मर्सी पिटिशन भी डाली गई प्रेसिडेंट के पास। लेकिन किस बात की मर्सी? एक 17 साल की बच्ची के साथ आपने रेप किया, उसे बेरहमी से मार दिया, किस बात की मर्सी? और ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के पास जो मर्सी पिटिशन फाइल की गई थी उसे भी खारिज कर दिया गया। तमाम सबूत, चाहे वो मिट्टी के सैंपल्स हों, ब्लड सैंपल्स हों, गाड़ी से मिले ब्लड स्टेन्स हों, वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये कत्ल सिर्फ और सिर्फ रंगा और बिल्ला ने किया है। लेकिन फांसी से पहले लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा था कि आखिरकार कोई इंसान ऐसे कर कैसे सकता है। लोगों को ये उत्सुकता भी थी कि अभी रंगा और बिल्ला क्या सोच रहे हैं, क्या उन्हें अफसोस है उन्होंने जो किया। और इसी के चलते मीडिया ने उस समय कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की कि हमें रंगा और बिल्ला का एक इंटरव्यू लेना है, जिसमें हम उनसे पूछेंगे कि अभी वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या उन्हें गिल्टी फील हो रहा है या फिर वो कुछ और फील कर रहे हैं। लेकिन इस मीडिया पिटिशन को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की सोच देश के सामने ना ही आए तो ही अच्छा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह पिटिशन एक्सेप्ट कर ली। कोर्ट ने एक शर्त रखी कि ये इंटरव्यू तभी होगा जब वो दोनों अपनी मर्जी से इंटरव्यू देना चाहें, और मीडिया को ये परमिशन दे दी गई कि आप इंटरव्यू ले सकते हैं। 30 जनवरी को 5 जर्नलिस्ट पहुंचते हैं तिहाड़ जेल, इस जेल में जिस जेल में रंगा और बिल्ला थे। इस पॉइंट पर रंगा और बिल्ला से दोबारा पूछा गया कि आप इंटरव्यू देना चाहेंगे, तो रंगा तो मान गया, लेकिन बिल्ला ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। बाद में जब उन 5 जर्नलिस्ट ने अपना इंटरव्यू लिया तो उसके बाद 31 जनवरी को अपना इंटरव्यू उन 5 अलग अलग न्यूज़पेपर में छापा। इससे पहले रंगा अपना इंटरव्यू पढ़ पाता,
31 जनवरी 1982 को रंगा और बिल्ला को तिहाड़ जेल में सुबह 6 बजे फांसी दे दी गई। अब जब इन दोनों को फांसी दी गई तो बिल्ला की गर्दन इतनी मजबूत कि फांसी के तख्ते पर लटकने के बावजूद भी वो टूटी नहीं और करीब 2 घंटे तक वो उस फांसी के फंदे पर जिंदा रहा। वो तब तक नहीं मरा जब तक एक ऑफिसर ने जाके उसकी टांग खींच के उसकी गर्दन नहीं तोड़ दी। अब जब तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स ने अपना बयान दिया फांसी पे तो बताया कि बिल्ला फांसी के दौरान काफ़ी शांत था, ना वो उसने विरोध किया ना कुछ किया, बिना किसी स्ट्रगल के वो फांसी के तख्ते पर चला गया। लेकिन रंगा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया एंड बहुत ज़्यादा विरोध दिखाया अपनी फांसी को लेकर। इसी के साथ रंगा और बिल्ला की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।